तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने ये देखा कि कैसे यूरोप में लिबरल नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में समझौता हुआ। अब हम पार्ट 2 में ये देखेंगे कि कैसे आगे चलकर यही समझौते के कारण हमें नेशन स्टेट्स बनते देखने मिलते हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। नेशनलिज्म की भावना को लिबरल्स और रेडिकल्स ने 1830 से लेकर 1850s तक यूरोप में नेशन स्टेट बनाने में और साथ ही साथ मोनार्की की पावर को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया। पर दोस्तों सेंट्रल यूरोप पर मोनार्कीज का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना थी उसका इस्तेमाल मोनार्क्स ने अपने अपने पॉलिटिकल पावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए किया। एग्जाम्पल के लिए हम जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ने अपने एक जर्मन कॉन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए कोशिश करी थी। हालांकि लिबरल्स इस काम को पूरा करने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि मोनार्कीज, मिलिट्री और लार्ज लैंड ओनर्स, जिसे हम जंकर्स के नाम से जानते हैं, इन तीनों ने ही मिलकर लिबरल्स के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था। अगर आप जर्मन कॉन्फेडरेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो बड़े एम्पायर्स पूरे कॉन्फेडरेशन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए आपस में स्ट्रगल करते दिखेंगे। फर्स्ट ऑस्ट्रिया और दूसरा प्रूशिया। दोनों की इस खींचातानी में प्रूशिया ने जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने का जिम्मा उठाया। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रूशिया ने ही क्यों जर्मनी को यूनिफाई किया, ऑस्ट्रिया ने क्यों नहीं? तो इसका जवाब वहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड में छुपा हुआ है। ऑस्ट्रिया में तरह तरह के कल्चर और लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे और प्रूशिया में ज्यादातर लोग जर्मन बोलते थे और उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट जर्मन स्टेट से मिलता जुलता था। साथ ही साथ सेंट्रल यूरोप में प्रूशिया की आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। कैसर विलियम, जो कि प्रूशिया के राजा थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क को जर्मनी को यूनिफाई करने का काम सौंपा। बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इस्तेमाल करके एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई। उनकी लीडरशिप के अंडर प्रूशिया ने 3 युद्ध लड़े। पहला 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बनाकर डेनमार्क के खिलाफ स्लेस्विग होलिस्टिन और जर्मन कॉन्फेडरेशन के मेजॉरिटी ऑफ द एरिया के लिए। और जब ऑस्ट्रिया ये इम्पोर्टेंट एरिया की मांग करने लगा तो प्रूशिया ने अपना दूसरा युद्ध 1866 में इटालियन स्टेट्स के साथ अलायंस में आकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा और फाइनली 1870 में फ्रांस के साथ अपना आखिरी युद्ध लड़कर प्रूशिया ने जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। और फाइनली 18 जनवरी 1871 की सुबह एक असेंबली बनाकर, जिसमें जर्मन स्टेट्स के प्रिंस, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रूशिया के मिनिस्टर्स और उनके चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क, ये सभी पैलेस ऑफ वर्सलीज में जमा होकर एक जर्मन एम्पायर का गठन करते हैं और कैसर विलियम वन को जर्मन एम्पायर का हेड घोषित कर देते हैं। इटलीज यूनिफिकेशन। तो दोस्तों अगर हम इटली की बात करें तो वो भी जर्मनी की तरह पॉलिटिकली बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। इटली के नॉर्थ प्रोविंस में ऑस्ट्रिया एम्पायर का रूल हुआ करता था और सेंटर में पोप रूल करते थे और इटली के सदर्न पार्ट में स्पेन का रूल था। और देखा जाए तो सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट एकमात्र इटालियन भाषा बोलने वाला किंगडम था, जिसके किंग विक्टर इमैनुएल II थे। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ग्यूसेप्पे मज़ीनी, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें वह कामयाब ना हो सके। तो अब इटली को यूनिफाई करने का जिम्मा 1848 में सार्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर इमैनुएल II ने उठाया और ये काम उन्होंने अपने मिनिस्टर काउंट कैवोर को दिया, जो कि एक इटालियन एलिट क्लास को बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने 1859 में बड़ी ही समझदारी के साथ फ्रांस से डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई और इटली के नॉर्थ पार्ट में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। नॉर्थ का हिस्सा अपने कंट्रोल में लाने के बाद इटली के सदर्न पार्ट को ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जो कि एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इटली के सदर्न पार्ट के पीजेंट्स की मदद से किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में स्पेनिश रूलर को हरा दिया और लास्ट में 1861 में विक्टर इमैनुएल II को पूरे यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो दोस्तों जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को समझने के बाद आइए अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन वॉर्स या रेवोल्यूशन के कारण नहीं हुआ था, बल्कि ये एक लंबे प्रोसेस का नतीजा था। तो आइए इस प्रोसेस को हम अब मैप की मदद से समझते हैं। ब्रिटेन के नॉर्थ पार्ट को स्कॉटलैंड बोलते हैं और सदर्न के पार्ट को इंग्लैंड, और ये वेल्स और ये आयरलैंड। और दोस्तों इन सभी स्टेट्स में अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ वाले लोग रहते थे।
जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट्स लोग रहते थे, आयरलैंड में आयरिश, वेल्स में वेलिश और इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे। तो दोस्तों वेल्स स्टेट जो है वो 16th सेंचुरी की शुरुआत से ही इंग्लैंड का पार्ट था। हुआ यूं कि जैसे जैसे इंग्लिश नेशन डेवलप करता गया और उसकी इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ती गई, तो उन्होंने अपना एक इंग्लिश पार्लियामेंट बनाकर मोनार्की की पावर को खत्म कर दिया और सभी आसपास के स्टेट्स को मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाने का सोचा, जिसका सेंटर इंग्लैंड को बनाया जाए। तो एक नेशन स्टेट को बनाने के लिए इंग्लैंड ने सबसे पहले स्कॉटलैंड के साथ 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, जिसके अंदर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। तो दोस्तों अब हुआ यूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में धीरे धीरे इंग्लैंड के लोग डोमिनेट करने लगते हैं और वो स्कॉटलैंड के लोगों को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। स्कॉटलैंड में रहने वाले कैथलिक क्लैंस और उनकी गैलिक लैंग्वेज और उनकी नेशनल ड्रेस पहनने में भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं और बहुतों को तो अपने होमलैंड को छोड़कर भी दूसरी जगह जाना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही आयरलैंड में भी हो रहा था। तो दोस्तों आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, एक थे कैथलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लैंड के इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी ताकि वो अपना डोमिनेंस कैथलिक मेजॉरिटी देश यानी कि आयरलैंड में एस्टैब्लिश कर सके। पर दोस्तों ऐसा नहीं था कि आयरलैंड के कैथलिक्स ने इसका रिवोल्ट नहीं किया, बल्कि वुल्फटोन और बहुत सारे आयरिश मैन ने मिलकर 1798 में रिवोल्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इंग्लैंड की मदद से आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने वो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनाया गया और एक न्यू ब्रिटेन नेशन का स्थापना हुई। तो दोस्तों जैसा कि हमने अब तक समझ लिया है कि कैसे नेशनलिज्म की भावना और यूरोप में नेशन स्टेट बने, और इन सभी के बनने के बाद 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ये नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की भावना को एक आकार और एक रूप दे, जिससे कि लोग नेशनलिज्म की भावना को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। और इसी के लिए उन्होंने फीमेल्स फिगरिन्स का यूज किया ताकि वो एक कंट्री को पर्सोनिफाई कर सके। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, हम हमारे इंडिया को भारत माता भी मानते हैं और हमारी अर्थ को मदर अर्थ कहकर भी जानते हैं, क्योंकि जैसे हमारी माँ हमें हमेशा कुछ देती है और हमारा ख्याल रखती है, वैसे ही हमारा देश और हमारी धरती हमें सब कुछ देती है और हमारा ख्याल रखती है। आप इन फोटो को देखकर फ्रांस और जर्मनी के फीमेल फिगर्स जो कि मैरियाना और जर्मेनियन है उन्हें समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना यूरोप में उभर कर आई, लेकिन 19th सेंचुरी के खत्म होते होते नेशनलिज्म ने एक नया रूप ले लिया था। जो नेशनलिज्म शुरुआत में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक की भावना से जुड़ी थी और जो आम जनता और लिबरल नेशनलिस्ट इक्वालिटी और फ्रीडम सभी को देने के लिए लड़ रहे थे, वो 1890s तक आते आते अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आपस में लड़ने लगे। और इसी बात का फायदा उठाकर यूरोप के मोनार्कीज और कंजर्वेटिव्स ने बड़ी ही चालाकी से अपनी सुप्रीमेसी पूरे यूरोप में एस्टैब्लिश करी और अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को अचीव किया। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि ये इंपीरियलिज्म क्या है। तो दोस्तों जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री जो उनके सामने वीक है उन्हें कंट्रोल करने लगे तो उसे हम इंपीरियलिज्म कहेंगे। तो आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूरोपियंस ने नेशनलिज्म की भावना का इस्तेमाल करके अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को अचीव करने की कोशिश करी। तो दोस्तों 1871 के बाद में नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप के बाल्कन एरिया में बढ़ चुकी थी। बाल्कन्स जो कि एक जोग्राफिकली और एथनिक सिटी के हिसाब से एक डाइवर्स रीजन था, जहां पर रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया नाम के स्टेट्स थे। इन्हें जनरली हम स्लैब्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे चलकर हुआ यूं कि नेशनलिज्म की भावना बाल्कन एरिया में पहुंचने से बाल्कन एरिया जो कि एक ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। अलग अलग छोटे छोटे नेशंस बनाकर इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस एरिया में पॉलिटिकल और सोशल टेंशन क्रिएट होने लगी। सभी बाल्कन स्टेट्स चाहते थे कि उनका एरिया सबसे बड़ा हो और उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर और रिसोर्सेज हों। और दोस्तों इसी समय पर यह लड़ाई में यूरोप के बाकी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरिया अपने कॉलोनियल एक्सपांशन के लिए बाल्कन एरिया में वॉर करने लगते हैं। और ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए लड़ी जा रही थी, वो इन्हीं की वजह से
आगे चलकर हमें वर्ल्ड वॉर्स देखने मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों कि इन इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज के खिलाफ लोगों ने अपोज नहीं किया। बहुत सी कंट्रीज जो कि इंपीरियलिस्टिक डोमिनेशन के अंडर थी, उन्होंने एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चलाए और साथ ही साथ सभी देशों ने अपने अपने नेशनलिज्म की समझ डेवलप करी, जो कि यूरोप के नेशनलिज्म की समझ से काफी अलग थी। लेकिन लगभग दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने नेशन स्टेट बनाने के लिए एफर्ट्स लिए, जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे दुनिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको नेशनलिज्म और नेशन स्टेट यूरोप में कैसे बने, इन सभी का प्रोसेस समझा हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।